हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं उसका सिक्स्थ चैप्टर छठा चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी एमसीक्यू। चैप्टर का नाम है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक फॉलो कर सकते हैं वो मेरे वीडियोस इजली आराम से देख सकते हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ सकते हैं तो मेरे वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चैप्टर नेम हो सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब बुक में एक ही चैप्टर नेम हो, लेकिन एनसीईआरटी वाले इसको भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, ये मांग की लोच जिसमें आप लोग पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग की लोच कब इकाई से अधिक कही जाती है। यानी किसी वस्तु की, कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच कब इकाई से अधिक कही जाती है। व्हेन इज द डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक। डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक। देखो ऑप्शंस दिए इसमें। ऑप्शन ए है जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। When percentage change in demand is less than percentage change in price, या ऑप्शन बी है when percentage change in demand is more than percentage change in price, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। या ऑप्शन सी है जब मांग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य में परिवर्तन से अधिक हो। when absolute change in demand is greater than absolute change in price, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हाँ, तो किसी वस्तु की मांग की लोच कब इकाई से अधिक कही जाती है, मीन्स ई डी इज ग्रेटर देन 1। ये कब होगा, जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, when percentage change in demand is more than percentage change in price, the demand for a good is said to be more than unit elastic। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 5% वृद्धि होती है, फलस्वरूप मांग 4% घट जाती है, उस वस्तु की मांग की लोच है। तो देखो, प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस बाय 5%, गुड का प्राइस जो है 5% बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट इट्स डिमांड फॉल्स बाय 4%। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने पे इसका डिमांड जो है फॉल करता है 4%। एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड इज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने बोला है, तो इस पर एक फार्मूला लगेगा। ऑप्शंस दिए हुए इसके, इकाई के बराबर यूनिटरी, या फिर ऑप्शन बी है इकाई से अधिक मोर देन यूनिटरी, या ऑप्शन सी है इकाई से कम लेस देन यूनिटरी, या ऑप्शन डी है अनंत तक। तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, मांग की लोच अगर परसेंटेज में दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस, तो इसका फॉर्मूला होता है ई डी, मतलब मांग की लोच जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब कि ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी मांग की लोच बराबर होता है मांगी गई मात्रा, मतलब कि मांग की मात्रा का प्रतिशत परिवर्तन बटा प्राइस का कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, वस्तु के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई, प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस बाय 5%, और उसका डिमांड जो है 4% घट गया। तो देखो डेल्टा मैंने चेंज होता है, ये डेल्टा मीन्स ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब ये चेंज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या हो गया, परसेंट में चेंज क्वांटिटी में। ठीक है, तो 4% है, तो 4 बाई, और प्राइस में परसेंट चेंज कितना है 5%, 5, 4/5। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, पॉइंट लगा के 0 लगाए। ठीक है, 5 8 जा 40, तो 0.8, दैट मीन्स ये जो है 0.8 ये क्या है, 1 से कम है, सो इकाई से कम, लेस देन यूनिटरी है ना।
ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे, देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। 0.8 क्या है, 1 से कम होता है, तो इसलिए। मेरा इम्पैक्टेड टूथ का सर्जरी हुआ, इसलिए मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज इलास्टिक डिमांड? किसका इलास्टिक डिमांड होता है, लोचदार होता है किसका मांग? देखो, दवाई का, ऑप्शन ए है दवाई यानी मेडिसिन का, ऑप्शन बी है कोका कोला का, या फिर ऑप्शन सी है दिया सलाई मैच बॉक्स का, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कोका कोला, क्योंकि कोका कोला का मांग जो है लोचदार होती है। ठीक है, कोका कोला जो है उसका इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, कोका कोला हैज इलास्टिक डिमांड, कोका कोला का जो मांग है वो लोचदार होती है। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस वस्तु की मांग बेलोचदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स हैज इन इलास्टिक डिमांड? ठीक है, इसमें से किसका इन इलास्टिक डिमांड है, बेलोचदार मांग किसका है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है नमक यानी सॉल्ट, ऑप्शन बी है दवाई यानी मेडिसिन, ऑप्शन सी है दिया सलाई यानी मैच बॉक्स, या ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। देखो, इसमें से मांग बेलोचदार है किसका है? नमक का भी बेलोचदार होता है, दवाई का भी बेलोचदार होता है, दिया सलाई का भी बेलोचदार होता है, और इन तीनों का बेलोचदार होता है। यानी कि इन इलास्टिक डिमांड किसका किसका है? सॉल्ट का भी है इन इलास्टिक डिमांड, और मेडिसिन का भी है, और दिया सलाई यानी मैच बॉक्स का भी इन इलास्टिक डिमांड है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। इन सब का जो मांग है वो बेलोचदार है, इन इलास्टिक डिमांड है इन सबका। क्यों? क्योंकि प्राइस घटे या बढ़े, नमक हम लोग खरीदते ही है, दवाई भी हम लोग प्राइस घटे बढ़े उससे डिमांड पे कोई ये नहीं है, लेते ही है ना। और जो मैच बॉक्स है, आजकल तो लाइटर वगैरह हो गया गैस जलाने के लिए, तो उसको भी हम लोग खरीदते ही है। तो इनमें से सभी का जो है बेलोचदार है, कीमत का घटने बढ़ने से इसका डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये सब बेलोचदार है, इन इलास्टिक डिमांड है। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस दिशा में मांग अधिक लोचदार होती है? इन विच केस, किस दशा में मांग अधिक लोचदार होती है? इन विच केस डिमांड इज मोर इलास्टिक। ऑप्शन ए है स्थानापन्न वस्तुएं हो, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, या ऑप्शन बी है अत्यावश्यक मांग, अर्जेंट डिमांड, या ऑप्शन सी है अल्पकाल में, इन शॉर्ट रन, या फिर ऑप्शन डी है आदत, हैबिट्स। जब स्थानापन्न वस्तुएं हो तो उस दशा में मांग अधिक लोचदार होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्थानापन्न वस्तु क्या है वो आप लोग को अच्छे से पता होगा, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं ना, शुरू से मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं। जिनको नहीं पता, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, उसमें सारे आपको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर सारा का सॉल्यूशन मिलेगा, और मॉडल पेपर सब चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स पे जो लिंक है उसको क्लिक करो, और इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें आपको इकोनॉमिक्स का सारा वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, जब स्थानापन्न वस्तु होती है तो उस दशा में मांग जो है अधिक लोचदार होती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ऐसा होने पर डिमांड इज मोर इलास्टिक। ठीक है, डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में डिमांड जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, कोका कोला की मांग लोचदार होती है क्योंकि? कोका कोला का मांग जो है वो लोचदार होती है, क्यों होती है? इसका रीजन देखो क्या है। डिमांड फॉर कोका कोला इज इलास्टिक बिकॉज, कोका कोला का डिमांड जो है वो इलास्टिक होता है क्योंकि, ऑप्शन ए है यह विलासिता की वस्तु है, इट फॉल्स अंडर लग्जरीज, या ऑप्शन बी है इसके उपभोग का स्थगन हो सकता है, इट्स कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, या ऑप्शन सी है इसके स्थानापन्न बाजार में है, इट्स सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट, या ऑप्शन डी है यह बहुउपयोगी वस्तु है, इट इज़ अ मल्टीपल यूज प्रोडक्ट। तो कोका कोला का मांग जो है वो लोचदार होती है क्योंकि इसका स्थानापन्न बाजार में मौजूद होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डिमांड फॉर कोका कोला इज इलास्टिक बिकॉज इट्स सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, क्योंकि कोका कोला की जगह पेप्सी भी हम लोग ले सकते हैं, तो इसका सब्स्टिट्यूट है, कोका कोला का पेप्सी सब्स्टिट्यूट है ना, तो इसलिए ये जो है इलास्टिक होता है इसका डिमांड कोका कोला का। ठीक है, कोका कोला का मांग जो है लोचदार होता है क्योंकि इसका स्थानापन्न बाजार में है, इसका सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है।
अब देखो 7th नंबर क्वेश्चन है, मूल्य में वृद्धि के साथ कुल व्यय में वृद्धि होती है तब। एज टोटल एक्सपेंडिचर राइजेज विद राइज इन द प्राइस देन। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस कीमत की लोच जो है वो 1 से ज़्यादा हो, या ऑप्शन बी है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज लेस देन 1, यानी कि कीमत का जो लोच है वो 1 से कम हो, या ऑप्शन सी है इलास्टिसिटी ऑफ पी यानी प्राइस इज इक्वल टू 0, यानी कीमत का जो लोच है वो 0 के बराबर हो, या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू द इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कीमत लोच जो है वो अनंत के बराबर हो, अनंत हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मूल्य में वृद्धि के साथ कुल व्यय में वृद्धि होती है तब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो 1 से कम होगा। ठीक है, so option B is the correct answer for this question. As total expenditure rises with rise in the price, then elasticity of price is less than 1. ठीक है, 1 से कम होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है यदि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इफ। ऑप्शन ए देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से ज़्यादा होगा, कब होगा? मांग की लोच 1 से ज़्यादा कब होगा? ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शन ए मूल्य में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ता है, टोटल एक्सपेंडिचर राइजेस विद राइज इन प्राइस, या ऑप्शन बी है मूल्य में कमी से कुल व्यय घटता है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स विद फॉल इन प्राइस, या ऑप्शन सी है मूल्य में परिवर्तन के विपरीत कुल व्यय में परिवर्तन होता है, टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इनवर्सली विद चेंज इन प्राइस, या ऑप्शन डी है मूल्य में परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज इन रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज। देखो मांग की कीमत लोच जो है वो इकाई से अधिक यानी 1 से ज़्यादा होता है, कब होता है? अगर मूल्य में परिवर्तन के विपरीत कुल व्यय में परिवर्तन होता है। ठीक है, मूल्य में परिवर्तन के विपरीत कुल व्यय में परिवर्तन होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 कब होगा? 1 से ज़्यादा कब होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर चेंजेस इनवर्सली विद चेंज इन प्राइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से सही विवरण चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी देखो यहाँ पे A B C D 4 सेंटेंस दिए हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस या स्टेटमेंट सही है उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, करेक्ट को। तो देखो ऑप्शन ए है, जब मूल्य में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन बराबर हो तब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स 1 होता है। व्हेन परसेंट चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड आर इक्वल द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स 1। या ऑप्शन बी है, सरल रेखा मांग वक्र की समानांतर मांग की लोच स्थिर होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। या ऑप्शन सी है, मांग वक्र मूल्य अक्ष से जहां मिलती है मांग लोच 0 होगी। ऑन ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ पॉइंट वेयर इट मीट्स द प्राइस एक्सेस विल बी 0। ये ऑप्शन डी है, कमोडिटीज विद मल्टीपल यूजेज हैव जनरली लेस इलास्टिक डिमांड। यानी वस्तुएं जिनका बहु उपयोग होता है सामान्यतः उनकी मांग इकाई से कम होती है। तो देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये होगा कि जब मूल्य में परिवर्तन तथा मांग में परिवर्तन बराबर हो तब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, यानी प्राइस में चेंज जो होता है और मांग में जो चेंज होता है यानी डिमांड में जो चेंज होता है अगर बराबर है तो इसको हम लोग EP इक्वल्स 1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड आर इक्वल द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इक्वल्स 1। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी वस्तु की कीमत स्थिर है यानी प्राइस जो है वो कांस्टेंट है किसी कमोडिटी की तथा इसकी मांग यानी डिमांड में वृद्धि होती है तब इसकी मांग की कीमत लोच के विषय में आप क्या कहेंगे? ठीक है, अगर किसी वस्तु की कीमत स्थिर है, उसका कीमत जो है स्थिर है, कांस्टेंट है तथा इसकी मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, तब इसकी मांग की कीमत लोच के बारे में विषय में आप क्या कहेंगे? इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, कमोडिटी का प्राइस जो है वो कांस्टेंट है एंड इट्स डिमांड इंक्रीजेस और उसका डिमांड जो इंक्रीज होता है, व्हाट वुड यू से अबाउट
इट्स प्राइस इलास्टिसिटी। तो आप इसके प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है लोचदार इलास्टिक, या ऑप्शन बी है बेलोचदार इन इलास्टिक, या ऑप्शन सी है अनंत इन्फिनिटी, या ऑप्शन डी है पूर्णतया बेलोचदार परफेक्टली इन इलास्टिक। तो देखो, अगर किसी वस्तु का कीमत जो है वो स्थिर हो यानी कांस्टेंट हो और इसकी मांग बढ़ रही है, तब इसकी मांग की कीमत लोच जो है वो अनंत होती है। ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज कांस्टेंट एंड इट्स डिमांड इंक्रीजेस, वी वुड से इट इज इन्फिनिटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां प्रश्न है, किसी वस्तु के कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी किसी वस्तु का, किसी सामान का पूरा खर्चा पर, कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है जब कीमत घटती है तथा इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, एक से ज्यादा होगा मांग की लोच। व्हाट हैपेंस टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक? ऑप्शन ए है कुल व्यय बढ़ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, या ऑप्शन बी है कुल व्यय घट जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज, या ऑप्शन सी है कुल व्यय अपरिवर्तित रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज्ड, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो किसी वस्तु के कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कीमत घटती है तथा इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है? तो कुल व्यय बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। जब कीमत घटती है तथा इसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है तब कुल व्यय जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है, मांग की लोच को मापने के निम्न में से कौन सा सूत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मापने का कौन सा फॉर्मूला है इसमें से? देखो, ऑप्शन ए है प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मांग में अनुपातिक परिवर्तन घटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन, या ऑप्शन बी है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस बटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन बटा मांग में अनुपातिक परिवर्तन, या ऑप्शन सी है मांग में परिवर्तन बटा मूल्य में परिवर्तन, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो मांग की लोच को मापने का जो विधि है वो होगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। मांग की लोच को मापने का क्या विधि है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स क्या होता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां प्रश्न है, सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या होता है इसमें? ऑप्शन ए है शून्य विल बी 0, या ऑप्शन बी इकाई विल बी यूनिटी, या ऑप्शन सी अनंत विल बी इन्फिनिटी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच जो है वो इकाई होती है। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The elasticity of demand at the midpoint of a straight line demand curve will be unity। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 है, वह परिस्थिति जिसमें मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में अनंत से अधिक परिवर्तन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अ सिचुएशन वेयर ए स्मॉल चेंज इन प्राइस causes infinitely large change in quantity demanded is known as किस नाम से जाना जाता है इसको? ऑप्शन ए है बेलोचदार मांग, इन इलास्टिक डिमांड, या ऑप्शन बी है पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, या ऑप्शन सी है पूर्णतया लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, या फिर ऑप्शन डी है लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। तो वो स्थिति जिसमें मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में अनंत से अधिक परिवर्तन हो जाता है उसको कहते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है। A situation where a small change in price causes infinitely large
change in quantity demand is known as perfectly elastic demand. So option C is the correct answer for this question. अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है। मांग की कीमत लोच 0.5 है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन 8 है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी। पहले इंग्लिश में इस क्वेश्चन को समझो। द प्राइस इलास्टिसिटी इज 0.5, प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो 0.5 है। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 8, यानी 8% का चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपको निकालना है, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 10% या ऑप्शन डी है 8%, 8%। तो इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है ई डी इक्वल्स होता है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच का, यानी कि मांग की लोच बराबर होता है क्वांटिटी यानी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 दिया हुआ है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 है, मांग की लोच जो है 0.5 है। तो इसके जगह पे हम लोग उसका फॉर्मूला में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 0.5 इक्वल्स। अब देखो मांग में प्रतिशत परिवर्तन 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर वाला। द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज प्रतिशत परिवर्तन जो मांग का 8 है, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख दिए। बाई मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन क्या है ये हम लोग को बोला निकालने, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को यहाँ सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स 0.5 परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस यहाँ पे ले आए तो क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 0.5 हो गया, उसके बाद इक्वल्स 8 बाई 0.5, यहाँ ले आएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो गया 8 बटा 0.5, ठीक है। 8 बाई 0.5 हो गया कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इसको हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पॉइंट है, इंटू करके 10 लिख दिए, 5 2 10, 5 का पहाड़ा में 2 बार में कट गया, 8 दूनी 16, 8 2 16। सो 16% जो आ गया हम लोग का परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, 16। तो यहाँ पे 16 कितना में है, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया कैसे हुआ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे देखो मांग की लोच 0.5 इक्वल्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 इक्वल्स क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज चेंज कितना था, 8। तो 8 लिख दिए। अब डेल्टा पी चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके जब निकाले परसेंटेज चेंज को इधर कर देंगे तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इक्वल्स में 8 ही रहेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, डिवीजन में आएगा, भाग में आएगा, तो 0.5। इसी तरह 8 बाई 0.5। अब ये पॉइंट हटा के यहाँ 10 लगाए, 5 का पहाड़ा में 5 का टेबल में 2 बार में ये कट गया, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 8 2 16। तो 16% हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखो 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वां प्रश्न है। यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार है, अब मूल्य में 4% की वृद्धि होती है, 4% की वृद्धि होती है, तो अब मांग की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज चेंज वाला। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, एन इंक्रीज इन प्राइस बाय 4% लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड बाय 10%, 0%, 5% और 11%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करके निकालते हैं पहले। जैसे कि मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतया बेलोचदार है, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, पूर्णतया बेलोचदार है, मतलब कि ईडी इक्वल्स हो गया आपका 0, ठीक है। पूर्णतया बेलोचदार बोला इसलिए, ठीक है। परफेक्टली इनइलास्टिक जब अगर डिमांड हो तो ईडी क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
मांग की लोच 0 होगा। तो ईडी अगर 0 है तो यहाँ पे हम लोग इसका 0 लिख दिए, इसका वैल्यू डाल दिए ईडी का, इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो इसमें मांग की मात्रा कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो इसमें यहाँ पे नहीं दिया मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन के बारे, इसमें मांगा है डिक्रीज इन डिमांड बाई, ठीक है। तो डिमांड का जो परसेंटेज चेंज है वो नहीं दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, मूल्य में 4% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितना है, 4%। इंक्रीज परफेक्टली इन इलास्टिक एंड इंक्रीज इन प्राइस बाई 4%, ठीक है। 4% प्राइस में दिया हुआ है चेंजेस। तो देखो यहाँ पे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी नहीं दिया है तो इसका ऐसे उतार दिए, और परसेंट चेंज इन प्राइस यानी कीमत में कितना वृद्धि कितना चेंज दिखा रहा है, 4%। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिख दिए, ठीक है। अब देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स, ये 0 यहाँ उतार दिए, ये डिवीजन में था, भागा में था, तो हम लोग गुणा में कर दिए। 0 × 4 कितना होगा, 0। कितना भी बड़ा नंबर को 0 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या होता है, 0 ही आता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन में 0 दिया, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा था मांग की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी, मांग की मात्रा में 0% की कमी होगी, माने मांग की मात्रा में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड बाय 0%। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वां। यदि मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है, मांग की कीमत लोच होगी। इफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, इफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या होगा। ऑप्शन ए है 0, 0। ऑप्शन बी है 1 से कम, लेस देन 1, या ऑप्शन सी है 1 से अधिक, मोर देन 1, या ऑप्शन डी है अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब अगर यदि मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो मांग की कीमत लोच जो है वो 0 होगी, 0 होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ द डिमांड कर्व इज वर्टिकल, वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। क्लियर है। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, 18वां प्रश्न है। यदि मांग वक्र आयताकार अति परवलय है, मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। इफ डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ऑप्शन देखो क्या दिया, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है अनंत, इन्फिनिटी, या ऑप्शन डी है 1 से कम, लेस देन 1। If demand curve is a rectangular hyperbola, value of the price elasticity of demand is 1. So option A is the correct answer for this question, ठीक है। अगर यदि मांग वक्र आयताकार अति परवलय है तो मांग की कीमत लोच जो है उसका मान, उसका वैल्यू 1 होगा। If demand curve is rectangular hyperbola, value of the price elasticity of demand is 1. अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न दिया हुआ है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है, गिफिन वस्तु के लिए मांग की लोच कैसी होती है। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, गिफिन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है। ऑप्शन ए है नेगेटिव, ऑप्शन बी है पॉजिटिव यानी धनात्मक, या ऑप्शन सी है 0, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो गिफिन वस्तु जो होती है उनका मांग का लोच पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर गिफिन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। किस विधि से मांग की लोच की माप की जाती है, मापा जाता है किस विधि से मांग की लोच को। विद विच मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड, किस मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है। ऑप्शन ए है कुल व्यय विधि, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या ऑप्शन बी है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, या ऑप्शन सी है बिंदु विधि, पॉइंट मेथड, या ऑप्शन डी है सभी, ऑल ऑफ दीज। तो मांग की लोच जो है उसको कुल व्यय विधि से भी मापते हैं, प्रतिशत या अनुपातिक विधि से भी मापते हैं, और बिंदु विधि से भी मापते हैं, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम लोग मेजर कौन कौन से मेथड से करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से भी करते हैं, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से भी करते हैं, और पॉइंट मेथड से भी करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, सभी, इन सभी मेथड से, इन सभी विधि से मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया जाता है, मापा जाता है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, आवश्यक वस्तु की मांग की लोच होती है। कैसी होती है आवश्यक वस्तु की मांग की लोच? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज, नेसेसिटीज के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा होता है? ऑप्शन ए है 0 शून्य, ऑप्शन बी है अनलिमिटेड असीमित, या ऑप्शन सी है इकाई से अधिक ग्रेटर देन यूनिटी, या ऑप्शन डी है इकाई से कम लेस देन यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 शून्य। आवश्यक वस्तु की मांग की लोच जो है वो शून्य होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज 0। क्यों शून्य होती है, क्यों 0 होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन नेसेसिटीज? क्योंकि जो नेसेसिटीज होते हैं, आवश्यक वस्तु होते हैं, उनका प्राइस गिरने या बढ़ने से डिमांड से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि आवश्यक वस्तु को हम लोग किसी भी कीमत पे खरीदेंगे ही। कीमत बड़ा हो चाहे घटा हो, उस पर डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांग की कीमत लोच का तात्पर्य है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, यानी मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ होता है ना? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है? ऑप्शन ए है मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, या ऑप्शन बी है मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, या ऑप्शन सी है चेंज इन रियल इनकम, वास्तविक आय में परिवर्तन, या ऑप्शन डी है मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो मांग की लोच का क्या अर्थ होता है? मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ होता है? मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है मूल्य में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स change in demand due to change in price. So option A is the correct answer for this question. देखो क्वेश्चन नंबर 23, मूल्य में 40% परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है, तो मांग की लोच है क्या है? वही परसेंटेज वाला मेथड आपको लगाना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच वाला। इफ द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेस बाय 60% ड्यू टू 40% change, due to 40% change in price, the elasticity of demand is, चलो इसको सॉल्व करके बताती हूँ। ऑप्शंस देख लो क्या क्या दिया, 0.5, ऑप्शन बी है -1.5, या ऑप्शन सी है 1, या ऑप्शन डी है 0। तो जो जो क्वेश्चन में दिया पहले उसको उतार लेते हैं। मूल्य में 40% परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इफ द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेस बाय 60%, 60% परिवर्तन किस में हो रहा है? कीमत में। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन दिया 60% क्वेश्चन में। देखो मूल्य में 40% परिवर्तन होने से, मूल्य में 40%, 40% चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है 40%, ठीक है। यहाँ मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया? 40%। मूल्य में 40% की परिवर्तन होने से किसी वस्तु की मांग में 60% परिवर्तन होता है, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना है? 60, ठीक है। इफ द डिमांड फॉर अ गुड चेंजेस बाय 60% ड्यू टू 40% चेंज इन प्राइस, तो 60% जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है? 60%। और क्या बोला है? तो मांग की लोच है, तो मांग का लोच बताना क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, हम लोग से पूछा है ईडी क्या होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच क्या होगा, तो ये दोनों चीज दिया है, इसको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ईडी इक्वल्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी डिमांड, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्यू कितना है? 60, एंड परसेंटेज चेंज इन पी यानी प्राइस में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन कितना दिया है? 40%, यहाँ पे 40 लिख दिए, तो 0 0 कट गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच आया 1.5। तो 1.5 कौन सा ऑप्शन दिया है? ABCD में बी, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो 1.5। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।